हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के एबीएम के मॉड्यूल डी का यूनिट 29 जो कि है टर्म लोन्स। तो पहले इसके हम इम्पोर्टेंस पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, जो टर्म लोन जो है वो नॉर्मली इंटरप्रेन्योर्स को या जो भी इंटरप्राइजेज होते हैं उनको फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया। उसके लिए हम लोग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। और जो हम लोग रिटेल लेंडिंग में जो देते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, कंजम्पशन लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, तो ये सारे जो हैं ये बिजनेस लोन के लिए नहीं बल्कि पर्सनल यूज़ के लिए दिए जाते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस बैंक्स प्रोवाइड टर्म लोन फॉर करंट एसेट ऑल्सो। कुछ केसेस में जो है बैंक करंट एसेट के लिए भी टर्म लोन प्रोवाइड करती है, तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बोलते हैं। अगर इंटरप्राइज जो है उसको अगर नेटवर्किंग कैपिटल के लिए जो अमाउंट रिक्वायर होती है वो अगर एबल नहीं होता उसको प्रोवाइड करने में, तो उस केसेस में जो है बैंक उसको WCTL प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो नॉर्मली 1 साल के लिए सैंक्शन किया जाता है और जो कि ऑन डिमांड पेएबल होता है। लेकिन टर्म लोन जो होता है वो एक एग्रीड रिपेमेंट शेड्यूल के ऊपर पेएबल होता है। टर्म लोन जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए कंसीडर किया जाता है, जबकि वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट के लिए वो एक्वायर किया जाता है या लिया जाता है। टर्म लोन जो है उसमें हम लोग DSCR कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो एनालिसिस में भी हमने देखा था फ्रेंड्स, DSCR कैलकुलेशन। तो DSCR का टर्म लोन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक उसी तरह जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो हमने करंट रेशियो निकाला था, वो उसका इंपॉर्टेंस जो है वो वर्किंग कैपिटल में होता है। देयर इज नो यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल फॉर ऑल टर्म लोन। सारे टर्म लोन के लिए एक यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल नहीं होता है। हर टर्म लोन के लिए अलग अलग तरह के लोन के लिए अलग अलग रिपेमेंट शेड्यूल होता है। अभी यहाँ पे एक है फ्रेंड्स डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि डिफर्ड पेमेंट गारंटी वैसी गारंटी को कहते हैं जहाँ पे परचेजर जो है वो कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहा है लेकिन वो सप्लायर को इमीडिएटली पे नहीं करता है, वो उसको एक रिपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट जो है वो रिपे करता है और बैंक जो है इस रिपेमेंट की गारंटी देती है। तो इस तरीके की गारंटी को हम लोग डिफर्ड पेमेंट गारंटी बोलते हैं। ये भी डिफर्ड पेमेंट गारंटी भी जो है वो एक नॉन फंड बेस्ड मेथड की तरह होती है और अगर परचेजर जो है वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक को सप्लायर को पे करना पड़ता है एंड द एक्सपोजर बिकम्स फंड बेस्ड। और इस तरह से जो एक्सपोजर होता है वो फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाता है जब बैंक अगर उसको रीपे करेगी तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो जैसे टर्म लोन में जितने रिस्क इन्वॉल्व होते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी में भी उतने ही तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन अप्रेजल एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल और टर्म लोन में अप्रेजल में क्या डिफरेंस है फ्रेंड? तो प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है वो किसी भी इंटरप्राइज के फाइनेंशियल नीड के लिए किया जाता है और टर्म लोन जो है वहाँ पे हम लोग DSCR जो है एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे लेके 2 से 3 साल का प्रोजेक्शन लेके हम लोग बैंक जो है वो एग्जामिन करती है और उसके बेसिस पे जो है वो टर्म लोन किसी भी बोरोवर को प्रोवाइड करती है। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है उसके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरह के मेथड दिए गए हैं। पहला है अप्रेजल ऑफ मैनेजेरियल एस्पेक्ट, दूसरा है टेक्निकल अप्रेजल, तीसरा है इकोनॉमिक अप्रेजल। तो मैनेजेरियल एस्पेक्ट के जो अप्रेजल हम लोग करते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो उनके प्रमोटर्स हैं उनके क्या क्या क्रीडेंशियल है, मतलब उनके क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, उनकी क्या नॉलेज है, वो हम देखते हैं। उसके बाद उनका प्रमोटर का उस प्रोजेक्ट में उनका फिनेंशियल स्टेक कितना लगा हुआ है, वो कुछ एडिशनल फंड वहाँ पे दे सकते हैं कि नहीं, कि अगर कोई इन फ्यूचर अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है या मार्केट कंडीशन जो है वो डिफर होता है तो वो उस एडिशनल फंड को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उनके फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है और जो की पर्सन जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है वो कौन है। टेक्निकल अप्रेजर में हम लोग उस कंपनी का या उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो क्या है, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस क्या क्या है, उसके क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी क्या है, उसके टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर क्या है, कि वो कितना जो कंस्ट्रक्शन है, डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन का अगर कोई है तो उसका डिटेल्स चाहिए होता है। कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, उसका वेस्ट डिस्पोजल और पॉल्यूशन कंट्रोल के क्या क्या मेजर्स उसने ले रखे हैं, उसके रॉ मटेरियल्स कितने अवेलेबल हैं, मार्केटिंग अरेंजमेंट्स उसकी क्या है।
तो ये सारे हम लोग टेक्निकल अप्रेजल में देखते हैं। फिर होता है इकोनॉमिकल अप्रेजल। इकोनॉमिक अप्रेजल में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ब्रेक इवन एनालिसिस और तीसरा है सेंसिटिव एनालिसिस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम लोग नॉर्मली एमपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, पेबैक पीरियड, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि कंपनी हाई ब्रेक इवन पॉइंट पे है या फिर लो ब्रेक इवन पॉइंट पे है। अगर वो हायर है तो ये ज़्यादा रिस्की होता है। सेंसिटिव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि मार्केट कंडीशन का कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर मार्केट में कोई भी स्मॉल चेंज इन प्राइस होता है तो इससे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आता है, तो इससे उसके प्रोजेक्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको हम लोग सेंसिटिव एनालिसिस में एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है अप्रेजल एंड फिनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से अप्रेज करेंगे, किस तरीके से फिनेंस करेंगे। तो नॉर्मली जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है फ्रेंड्स, वो रोड, ब्रिज, पावर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बनाने में डील करते हैं और ये सेक्शन 10 ऑफ IT एक्ट में डिफाइन होता है। एक्सेप्शनली लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, गेस्टेशन एंड पेबैक पीरियड, हाई डेट इक्विटी रेशियो। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अगर फिनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, गेस्टेशन भी उनका काफ़ी ज़्यादा होगा, पेबैक पीरियड काफ़ी बड़ा होगा और उनकी डेट इक्विटी रेशियो भी जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो इसके लिए RBI के कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं, तो देखते हैं क्या है वो गाइडलाइन। तो पहला उसमें दिया है टाइप्स ऑफ फिनेंसिंग बाय बैंक्स। तो इसमें फ्रेंड्स की हम लोग जब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फिनेंस करेंगे तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल फिनेंस हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, प्रोजेक्ट लोन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, इक्विटी शेयर्स हो सकता है, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फिनेंस पैकेज जिसको कि हम लोग डीम्ड एडवांसेस भी बोलते हैं, एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटी। तो इतने तरीके से हम लोग किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंस दे सकते हैं। इसमें पहला है टेकआउट फिनेंसिंग। टेकआउट फिनेंसिंग क्या है कि बैंक जो है वो IDFC के साथ एक टेकआउट फिनेंसिंग अरेंजमेंट के में इंटर करती है, जहाँ पे कि जो IDFC है और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंटर इंस्टीट्यूशनल। इंटर इंस्टीट्यूशनल में है जो कि बैंक जो है वो गारंटी इशू करती है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बैंक जो है वो गारंटी तभी लेती है जब उस प्रोजेक्ट में बैंक का जो है वो फंडेड शेयर होता है और ये शेयर एटलीस्ट 5% ऑफ एक्सटेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए एंड अंडरटेक्स नॉर्मल क्रेडिट अप्रेजल, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है फिनेंसिंग प्रोमोटर्स इक्विटी। फिनेंसिंग प्रोमोटर्स इक्विटी का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर प्रोमोटर जो है उनको एक इक्विटी कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करना होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये जो है उनको अपने खुद के सोर्स से प्रोवाइड कराना होता है। बैंक इसके लिए उनको किसी भी तरीके का लोन या एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे कि बैंक जो है वो कंपनी के ओन प्रमोटर्स इक्विटी के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ओनली फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी अगर कोई है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, तो वहाँ पे बैंक जो है उसको फिनेंस दे सकती है, जहाँ पे कि एग्जिस्टिंग फॉरेन प्रमोटर्स और कोई भी डोमेस्टिक प्रमोटर या ज्वाइंटली जो होते हैं वो वॉलंटरीली प्रपोज करते हैं कि वो उनका जो मेजोरिटी है शेयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो सेबी के गाइडलाइन को प्रेफर करता हो। नेक्स्ट बोल रहा है कि उनका जो नेटवर्थ है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और वो कभी भी डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम उसका नहीं होना चाहिए। बैंक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो उस फिनेंस का 50% तक ही प्रमोटर्स स्टेक के लिए दे सकती है, 50% से ज़्यादा नहीं दे सकती है। फिनांस एक्सटेंडेड शुड बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी। बोरोइंग कंपनी के किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ये फिनांस एक्सटेंडेड किया जा सकता है, ना कि शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में हम लोग नहीं दे सकते हैं।
बैंक को एक मार्जिन वहाँ पे स्टिपुलेटेड मार्जिन है वो मेंटेन करना होता है, और इस तरह के लोन के लिए जो टेन्योर है वो मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए हो सकता है। बोर्ड ऑफ बैंक्स कैन टेक एन एक्सेप्शन इन स्पेसिफिक केसेस। फिर बोल रहा है कि कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 19(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके जो भी कंप्लायंस है वो 19(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होंगे। The bank financing acquisition of equity shares by promoters should be within the regulatory ceiling of 40% of their net worth as on 31st March of the previous year for the aggregate exposure of the bank to the capital market in all forms, both fund based and non fund based। बैंक जो है अपने कैपिटल के टोटल एग्रीगेट जो 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर का जो भी उनका एक्सपोजर होता है उसका 40%, उनके नेटवर्थ का 40% तक ही वो बैंक जो है इसमें उनको लोन दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। और बैंकों को इसके लिए बोर्ड अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है अप्रेजल। अप्रेजल में क्या है, सबसे पहले बैंकों को ड्यू डिलीजेंस लेना होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो आप फिनेंस करते हैं वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू करना होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे फ्रेंड्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है। नेक्स्ट जो है बैंकों को वहाँ पे रिस्क मिटिगेशन के मेजर्स जो हैं वो इवेल्युएट करने होते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसको देने में और उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट वर्दीनेस उनको इवेल्युएट करना होता है। बैंक और एफआई जो है वो स्क्रीनिंग या कमिटी होती है उनकी, स्क्रीनिंग कमिटी या स्पेशल सेल, जो कि इस तरीके के प्रपोजल को अप्रेज करती है और प्रोसेस करती है। बैंक जो है अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ज्वाइंट फाइनेंसिंग करके भी इस तरीके के प्रोजेक्ट में लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो उसको हम लोग मोर देन वन बैंक बोलते हैं, जिसमें कि कंसोर्शियम एडवांसेस सेटलमेंट जो होती है, कंसोर्शियम टाइप ऑफ एडवांसेस उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे कि एक से ज़्यादा बैंक मिलके एक ही प्रोजेक्ट के लिए लोन फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, या उसे हम लोग सिंडिकेट अरेंजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ये सारे हम लोग फ्रेंड्स आगे देखेंगे, कंसोर्शियम एडवांसेस क्या है, सिंडिकेशन अरेंजमेंट क्या है, एसपीवी क्या है। प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं फ्रेंड्स। सीलिंग एक्सपोजर नॉर्म्स जो हमने देखा था क्रेडिट का, वहाँ पे हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप ग्रुप बोरोइंग में दे रहे हैं तो बैंक जो है अपने कैपिटल का 40% तक दे सकती है, और उसमें एडिशनल 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दे सकती है। ठीक उसी तरह अगर सिंगल बोरोवर है तो वो 15% तक बैंक कैपिटल फंड का दे सकती है, और 5% एडिशनल दे सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट जो हमें प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है, हम जो रिस्क वेट है कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए वो हमें असाइन करना होता है। तो इसमें कैपिटल एडिक्वेसी और मार्केट डिसिप्लिन इम्प्लीमेंटेशन के जो भी पॉइंट्स है वो बैंकों को इम्प्लाई करने होते हैं। नेक्स्ट है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के तहत बैंकों को अपने एसेट लाइबिलिटी पोजीशन को इंश्योर करना होता है कि कहीं जो है वो लिक्विडिटी मिसमैच की जो पोजीशन है वो अराइज ना हो। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फिनेंशियल सपोर्ट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको अपने एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को भी देखना होता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट में आपका जो भी प्रोसीड्योर है वो लोन प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए उसका आपका सुटेबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। आप अगर किसी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं जो कि पेंडिंग है बियॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसको आपको रिव्यू करना है, और आपका एक मैकेनिज्म फॉर एन ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होना चाहिए जो कि आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे और ये इंश्योर करे कि आपने जिस पर्पस के लिए उस प्रोजेक्ट में क्रेडिट प्रोवाइड किया है वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है टेकआउट फिनेंसिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट। टेकआउट फिनेंसिंग में जो है फ्रेंड्स, बैंक जो है एसेट लाइबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच को अवॉइड करने के लिए क्या करती है कि टेकआउट फिनेंसिंग के थ्रू लोन्स प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है कि आईडीएफसी के साथ एग्रीमेंट करके बैंक जो है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अब उनका जो आउटस्टैंडिंग होता है वो आईडीएफसी और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें आईडीएफसी और एसबीआई जो है उनके डिफरेंट टेकआउट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर हैं। अभी नेक्स्ट है लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम आईडीएफसी। आईडीएफसी जो है
वहाँ वो रीफिनेंस करती है इंटायर आउटस्टैंडिंग लोन को, जिसमें कि प्रिंसिपल प्लस अनरिकवर्ड इंटरेस्ट जो होता है, जो कि लोन का पार्ट होता है, वो बैंकों से एक अंडरटेक कर लेती है, मतलब उसको टेक ओवर कर लेती है एक तरह से, आफ्टर एन एग्रीड पीरियड से 5 ईयर्स तक के लिए वो जो है वो एग्रीमेंट होता है। उसमें क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क जो होता है उस प्रोजेक्ट का, वो तो बैंक से आईडीएफसी को ले लिया जाता है। सॉरी, ये क्रेडिट रिस्क जो है प्रोजेक्ट विल बी टेकन बाय द बैंक कंसर्न एंड नॉट बाय आईडीएफसी, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको जो आईडीएफसी है वो रीफिनेंस कर देती है। तो बैंक वुड रीपे द अमाउंट टू आईडीएफसी विथ इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एग्रीड अपॉन। और बैंक जो होती है, जो रीफिनेंस उसने अवेल किया है इंटायर आउटस्टैंडिंग ऑफ लोन अमाउंट के ऊपर, तो बैंक वो फिर आईडीएफसी को विथ इंटरेस्ट जो है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसको रीपे बैक करती है। तो इस तरीके से उनको एक लिक्विडिटी सपोर्ट भी मिल जाता है आईडीएफसी से। तो फ्रेंड, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।